शुरू करते हैं फिर। शॉर्ट क्लास है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और नहीं भी आए तो भी एक लॉ एस्पिरेंट को ये जानना ही चाहिए। स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दें। यस सर। यस सर। यस सर। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है भारत के। आपने नाम सुना है इनका? नाम Yes, सुना sir. है? हाँ सर। कितने लोग हैं जो नाम नहीं सुना है? कोई है यहाँ पे जो नाम रिटायर हुआ है ना सर? कोई है यहाँ पे जो नाम नहीं सुना है? अरे बोल दो, कोई बात नहीं, मुझे तो एक भी जज का नाम नहीं पता था फर्स्ट ईयर तक। नहीं सुना होगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक नील कह रहे हैं कि आवाज किसी को आ रही, भाई रिप्लाई करें इनका। ये कह रहे हैं आवाज किसी को आ पुराना रही। मैसेज है। पुराना वो मैसेज है? पुराना सर है। अब अच्छा सर ठीक मुझे पहले किया था। ओके ओके फाइन फाइन फाइन। तो बेसिकली ये जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन बहुत ही पॉपुलर जज रहे हैं एपेक्स कोर्ट में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कैलिबर, बहुत ही ज़्यादा इनके पास उस तरीके का नॉलेज सारा कुछ रहा है। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज ये रिटायर हो चुके हैं, इनका लास्ट डे था आज। तो देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या करा है और किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ से पढ़ा है इन्होंने। ये सारा चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं जरूर मोटिवेट करेगा, मोटिवेटिंग फैक्टर आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बात यहाँ पॉइंट वाइज कुछ मैंने बनाया है, आप इसको देख लो। अभी फिलहाल के लिए, आज तक के लिए सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज थे। ये मोस्ट पहले लिखा गया, सीनियर जो है बाद में लिखा गया, कोई बात नहीं। सेकंड मोस्ट सीनियर जज बात बराबर है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज इनका रिटायरमेंट हो गया। यदि ये रिटायर नहीं होते तो शायद आगे चल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बनते, बट चलो कोई बात नहीं, समय समय की बात है। और आपको मैंने बताया था कि कॉलेजियम में कितने जजेस होते हैं, किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? कॉलेजियम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं कितने? सर 4+1। सर CJI+4। CJI+4। और हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट में यदि करना है तो 2+1 राइट, ठीक है। तो ही हैज बीन पार्ट ऑफ कॉलेजियम सिंस 2019 से अभी तक ये कॉलेजियम के पार्ट भी थे। हाँ, ये बात अलग है कि इनके रहने के कारण कुछ ऐसी चीजें हो गई कॉलेजियम में कि किसी का रिकमेंडेशन नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बहुत स्ट्रिक्ट जज रहे हैं, तो कंसेंसस नहीं बन पाया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े के समय में। बट अब जब CJI चेंज हुए हैं तो चीजें ठीक से स्मूथली चल रही है। उसमें कुछ अलग तरीके की चीजें चल रही थी, वो किसी और को अपॉइंटमेंट करना चाहते थे और ये जो है हमेशा क्या करते थे, रोक देते थे उस चीज को। तो उसको हम कभी और सेपरेट टॉपिक में डील करेंगे। अभी ये जब रिटायर हो जाएंगे तो कितना स्ट्रेंथ है टोटल, क्वेश्चन इससे भी आता है कि टोटल स्ट्रेंथ एपेक्स कोर्ट का कितना है, कितना है टोटल स्ट्रेंथ कितना है, सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 25 25 टोटल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। सर टोटल सर 33+1। 33+1। 33+1 यार, इतना कितना, ये तो सिंपल सा है। मैंने टोटल स्ट्रेंथ की बात करी। अभी के समय में टोटल स्ट्रेंथ कितना है, कितने अपॉइंटेड है उसको छोड़ दीजिए। 34 सर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 33+1 है ना, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ 34 है, लेकिन अभी 25 जज, मतलब 10 जज के आसपास, 9-10 जज का भी जो सीट है वो खाली है। मैंने बोला कि पिछले कई सालों से मतलब ठीक से रिकमेंडेशन नहीं हो रहा था, कॉलेजियम फंक्शन नहीं कर रहा था ठीक से, बिकॉज ऑफ इम्पासेस। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो कभी बाद में हम करेंगे। फिर कहता है कि एडिशनली जस्टिस नवीन सिन्हा वो भी रिटायर करने वाले हैं 19 अगस्त को, अभी आने वाला अगस्त है, तो भी वो भी रिटायर कर जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसीज अभी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, जो आशा करते हैं कि आने वाले समय में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एनसीईआरटी वाले क्लास में, बेसिक क्लासेस में हमने बताया था कि जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम एक जुडिशियल इनोवेशन है। कॉलेजियम के बारे में आपको कहीं भी चर्चा नहीं मिलेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी लॉ बुक में आपको कॉलेजियम के बारे में ऐसा लिखा नहीं होगा। लेकिन कॉलेजियम क्या है? जुडिशियल इनोवेशन है। जुडिशियल इनोवेशन मतलब ये हुआ कि जुडिशरी खुद उसको इनोवेट करता है, खुद ही बताता है कि ये लॉ है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे पार्लियामेंट उसको करे या ना करे, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉलेजियम है। यहाँ कह रहा है कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस जो होते हैं डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट। वैसे जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट में जिनका अपॉइंटमेंट होता है उसका रिकमेंडेशन परसेंट को किया जाता है 5, 4 सीनियर मोस्ट प्लस CJI, टोटल कितने हो गए? 5। हाईकोर्ट जजेस की यदि हम बात करते हैं तो 2+1 होता है, एक CJI और 2 और सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के हाईकोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया? 4+1 या फिर 5, दोनों तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। या तो टोटल नंबर 5 लिख देगा, या 4+1 लिखेगा, या फिर ऐसा लिख देगा 4 सीनियर मोस्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे लिख देगा। गलती मत करना, इस चीज को आप जो है इंश्योर कर लो। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनरेबल जस्टिस RF नरीमन को डायरेक्ट बार से अपॉइंट किया गया था। डायरेक्ट बार से मतलब वकालत कर रहे थे, वकील थे, और उसके बाद डायरेक्ट इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट जज बना दिया गया। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली एलिवेटेड, पॉइंट नंबर 6 जो है वो कह रहा है डायरेक्टली एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द बार। बार मतलब क्या हुआ? जो हमारा एडवोकेट का ग्रुप है उसको कहते हैं बार, और बेंच मतलब जजेस को इंडिकेट किया जाता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से रिकमेंडेशन इनका हुआ था, और डायरेक्ट वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। थोड़ा अनयूजुअल है, कम लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। यूजुअली हाई कोर्ट में पहले आप बनते हैं, उसके बाद फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, तो वो जो है डायरेक्ट बार से चयन उनका हो सकता है। चलिए, इनके बारे में, जजमेंट के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये विकिपीडिया से जानबूझ करके मैंने दिया है, ठीक है। डेट वगैरह आप देख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं 2011 से लेकर के 2013 के बीच में।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा अपॉइंटमेंट इनका किया गया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और उसके बाद देखिए 2014 में इनको क्या किया गया, नॉमिनेटेड किया गया। कौन किया? उस समय के दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा, उन्होंने रिकमेंड किया और अपॉइंटेड बाय प्रणब मुखर्जी 2014 में। और 21 मतलब 14 और 21 7 साल का ये लंबा पीरियड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिताया है। बहुत बेहतरीन जजमेंट दिए हैं। आप जब जजमेंट के अंदर जाकर के पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इनका क्या लेवल था। एक मतलब एक हाई लेवल के जज माने जाते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए इससे। ये कहां से पढ़ाई किया है आपको अंदाजा है? कैंपस लॉ सेंटर, यहीं से, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं ना, वहीं से इन्होंने भी पढ़ाई करा है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे ऐसे जज मिल जाएंगे, मैंने आपको कई बार बताया, बहुत सारे ऐसे जज मिल जाएंगे, बड़े बड़े जज, बड़े अच्छे अच्छे जज, बड़े अच्छे अच्छे निर्णय देने वाले जज, वहां यहीं से ये लोग निकलते हैं। क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने कई बार बताया है कि आपको इसका इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगा जब आप यहाँ से डिग्री लेकर के बाहर चले जाओगे, तब पता चलेगा कि क्या है ये। अदरवाइज लोग हल्के में लेते हैं, चलो गवर्नमेंट का है, 4-5 हज़ार रुपए में हो जा रहा है तो वैसी बात। तो इसको सीरियस लिया कीजिए। आप समझिए कितना बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि आप वहीं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां से इतने बड़े बड़े जज, जो कि बहुत सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में। कहते हैं ना कि जज कैसे चेंज लाता है सोसाइटी में, अपने जजमेंट के थ्रू वो चेंज ला सकता है। और ऐसा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कितना चेंज इन्होंने लाया है। बहुत सारे एग्जांपल तो मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 2015 का वो जजमेंट जिसमें 66A ऑफ द IT एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। क्या था नाम इस जजमेंट का, कोई बता सकते हैं? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और उसमें यही जज थे, इनके साथ और भी जज थे, लेकिन ये जो भी मेंशन मैंने किया है यहाँ पे, ये भी रहे हैं। इनके साथ हो सकते हैं बेंच में और कोई रहे, लेकिन ये भी रहे हैं। तो इन्होंने 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया, हटा दिया, कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऑब्जर्व किया, इट इज क्लियर दैट प्रोविजन जो बात हो रही है 66A की, वो आर्बिट्ररी है, मतलब उसका कोई आधार नहीं है, लॉजिकल नहीं है, आर्बिट्ररी नेचर है, जो मर्जी आया लेजिस्लेचर ने बना दिया। Excessively and disproportionately invades the right of free speech and upset the balance between such right and the reasonable restrictions that may be imposed on such rights। तो जो लॉफुल था उससे हमने क्या किया, हट करके लेजिस्लेचर ने 66A को इंक्लूड किया IT एक्ट में। IT एक्ट कब आया है, कोई बता सकते हैं? IT एक्ट कब आया है? 2000। ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो 66A को इन्होंने हटा दिया था। श्रेया सिंघल का केस था। आप जो भी चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसका केस भी जाकर के होमवर्क है आपका, वो जरूर मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, चांसेस बनता है, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज जुरिस्ट ये हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2017 में a majority judgment by him and 2 other led as unconstitutional the centuries old practice of instant triple तलाक और तलाक बिद्दत या फिर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाले यही जज हैं। In doing so, Justice Nariman laid out a new rule of jurisprudence that manifest arbitrariness can be a ground for striking down a law। कोई भी ऐसा लॉ, चाहे वो पर्सनल इन नेचर हो या फिर स्टैट्यूटरी इन नेचर हो, यदि आर्बिट्ररी है, उसका कोई बेसिस निकल के नहीं आ रहा, यदि देख करके लग रहा है कि आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है या फिर वैसा कस्टम, वैसा ट्रेडिशन जो चला आ रहा है सालों से, सिर्फ इस वजह से कि वो 100 साल से चला आ रहा है, वो लेजिटिमेट तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि आर्बिट्ररी यदि होगा तो फिर क्या हम करेंगे, उसको स्ट्राइक डाउन करेंगे, खत्म करेंगे। और इसी चीज को लेकर के न्यू जूरिस्प्रूडेंस दे दिया और कहा कि आर्बिट्ररी नेचर है और इसीलिए ट्रिपल तलाक को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। और इसी के बाद, इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट को मौका मिल गया और उसके बाद फिर उन्होंने इस पे लॉ बनाया। तो आपको पता चल गया होगा कि एक जज का कितना पावर होता है सोसाइटी को रिफॉर्म करने में। पार्लियामेंट तो तब से थी, पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको टच कर दे। वोट बैंक, पॉलिटिक्स, जजेज को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई वोट बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको, नथिंग डूइंग, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने किया, उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसके बाद लॉ बनाए, क्योंकि उसके पास बोलने का था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं क्या करूं, मुझे तो करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अदरवाइज लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वोट बैंक और ये सारी चीज समस्याएं हैं, तो सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर पाते उस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू। तो इसमें जजेस का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और जजेस कैसे काम करते हैं, वहीं पे रोल आता है एडवोकेट का। कल भी मैंने अपने क्लास में आपको बताया था, वहीं पे रोल आता है एडवोकेट का। एडवोकेट जज को असिस्ट करते हैं इस कंक्लूजन तक पहुंचने में, ठीक है। आगे बात करते हैं। 9 जज बेंच इंक्लूडिंग हिम रूल यूनानिमसली इन द लैंडमार्क आधार केस। आधार केस का क्या नाम है, किसी को पता है? जस्टिस पुट्टास्वामी। इससे पहले वाले केस का क्या नाम है जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारा चीज आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप नोट में लिखते चले जाएं। हर चीज को मैं बोलूं कोई जरूरी नहीं है, कुछ छूट भी जाए तो आप लिख लेना। आइडिया लग गया होगा। मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन देना, किसी डायरेक्शन में आपको चलना है, तभी आप आगे अच्छे से कर सकते हो। तो एक दो मैं एग्जांपल दूं, बाकी कुछ छूट भी जाना तो आप नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिवेसी का जो जजमेंट था, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। और इसमें कहा गया कि प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। वो कहने वाले कौन है, यही है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। Privacy is intrinsic to freedom of life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution। आप समझ रहे हैं कि जज जो बोलते हैं वो अपने आप में लॉ हो जाता है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में जज का कंट्रीब्यूशन। वो आपको शायद अभी नहीं पता चले, लेकिन अब 500 से 1000 जजमेंट जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अपने पेन के दम पे कितना चीज ये रिफॉर्म कर देते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तब पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। 2018 में नवतेज सिंह जोहार का केस आया था, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है।
और उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने लिबरल अप्रोच रखते हुए कहा कि उनको भी राइट है, वो भी तो हमारे समाज के ही हिस्सेदार हैं, उनको हम एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया 2018 में इन नवतेज सिंह जोहार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जस्टिस नरीमन कैटेगोरिकल, he was very categorical that the person who are homosexual have a fundamental right to live with dignity. उनका भी राइट है, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है, and are entitled to the protection of equal law and are entitled to be treated in the society as human beings without any stigma being attached to any of them. और उनके राइट्स को भी यहाँ पे एक तरीके से पहचाना गया, उनको राइट्स दिया गया, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे कई सारे चेंजेस आ रहे हैं और आगे आने वाले भी हैं। जैसे अभी चल रही है मैरिज की बात भी हो रही है कि होमोसेक्सुअल के बीच में मैरिज का क्या स्टेटस है, अभी समाज में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में ये चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत इनकी ये थी कि ये इनके पास रिलीजियस नॉलेज बहुत था, हर एक रिलीजन के बारे में इनको नॉलेज था, बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं वर्ड मेरे पास नहीं है, इनका जब जजमेंट आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको, वैसे नहीं पता चलेगा। इनके जो फादर थे वो बहुत बड़े रिनाउंड जुरिस्ट थे। क्या नाम था उनका? एस नरीमन। आप जाकर के चेक करेंगे, फली नरीमन को चेक करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का उन्होंने काम किया, बहुत ही नोटेबल जुरिस्ट थे। ठीक है, और यही चीज आपको ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं कोई ऐसा आर्गुमेंट यदि कर रहा है कि एक जज का बच्चा, बेटा या बेटी जो भी हो, वो अच्छा जज नहीं बन सकता, या फिर एक जज का बेटा बेटी क्यों जज बने, तो इसमें आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, काटने वाला कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब हम ये प्रेजम्पशन नहीं रख सकते कि एक जज का जो बच्चा है वो अच्छा जज या अच्छा जुरिस्ट नहीं बन सकता। कई बार बोलते हैं ना कि यार जुडिशरी में तो सब जज के बच्चे हैं, उसका पोता बेटा ऐसे ही चलता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जज का बेटा अच्छा जज नहीं बनेगा? ऐसे कई बड़े एग्जांपल हमारे पास हैं, और इनके काबिलियत पे कोई शक कर ही नहीं सकता, इस तरीके का जजमेंट इन्होंने दिया। तो वो तो आपको जजमेंट पढ़ने से होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो रिलीजियस नॉलेज इनके पास बहुत था, और यही कारण है कि इनको जितने भी वैसे केसेस होते थे जिसमें रिलीजन पे क्वेश्चन होता था, ट्रिपल तलाक वाले में भी ये थे, सबरीमाला वाला जो केस था उसमें भी इनको रखा गया था। तो चूंकि इनका नॉलेज इस तरीके का था, तो ये अक्सर अच्छे केसेस में इनको रखा जाता था। ठीक है, एनआरसी का भी केस आया, इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ, ये सारी चीजें हुई, एनआरसी का केस में भी इनको रखा गया था। यदि आपको याद हो एनआरसी का केस, जिसमें असम में कोई एग्जीक्यूटिव, बहुत ही हायर रैंक के अधिकारी को इन्होंने अपने कोर्ट में बुला लिया था और उन्नको फिर ट्रांसफर करवा दिया था, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। असम में, मैं नाम भूल गया हूँ, अधिकारी का बहुत ही ऊपर लेवल का अधिकारी है जो इसका रिस्पॉन्सिबल था एनआरसी को रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो उन्होंने उसको समन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और उसको ट्रांसफर करा दिया, उसको जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत ही स्ट्रिक्ट जज थे, मतलब अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, मतलब है तो है ही। तो ये चीज है, और आने वाले समय में यदि कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ हो कि रिटायर्ड जज को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, कोई पोस्ट या कुछ जो भी है, एनआरसी हो, एनएचआरसी हो या कुछ और चीज हो, उसमें जरूर इनका जो एक्सपीरियंस है वहां पे काम आएगा। यही क्वेश्चन, ये जो पूरा चीज मैंने बताया है, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन को शायद जन्म दे सकता है कि क्या जजेस का रिटायरमेंट एज होना चाहिए। मैंने आपको एनसीईआरटी वाले क्लास में बताया था, यदि आपको याद है, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है, तब मैंने बताया था कि दूसरे कंट्रीज जो हैं, हमारे कंटेम्पररी जो डेमोक्रेसीज हैं, चाहे वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूएस में तो जब तक जिंदगी है जज की तब तक रिटायर नहीं होते, पूरे लाइफ टाइम तक काम होता है। बताया था मैंने आपको, याद है? कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? Yes, sir. तो ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन डिबेट हो सकता है कि क्या जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सबसे कम हमारे कंट्री में, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो भी डेमोक्रेसीज के बारे में, कनाडा वगैरह के बारे में हमने बात करी थी, उससे सबसे कम है हमारा 75, 80, 85, या यूएस में तो लाइफ टाइम तक बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले क्लास में मैंने बताया है। हमारे वैसे स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं हमारा क्रैश कोर्स, तो उनके पास एनसीईआरटी वाला क्लास तो नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का वो अवेलेबल है, आप चाहें तो जुडिशरी वाला जरूर देख लें। तो ये चीज वहीं से रिलेटेड है, आप उसको देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर, शायद 2 चैप्टर है या 1 चैप्टर है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है, आप फ्री उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ लेना जाकर के, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यही छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने आरएफ नरीमन के बारे में मैंने आपको बताया। और ये अभी जज थे सुप्रीम कोर्ट में, अब कितना स्ट्रेंथ है, कॉलेजियम में कितना होता है, मेंबर कितने होते हैं, सीजीआई के साथ और कौन कौन से होते हैं, हाई कोर्ट के सिलेक्शन में, जजेस के सिलेक्शन में कितने लोग होते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसे जज हैं जो डायरेक्टली बाहर से एलिवेट हुए हैं, लिस्ट जाकर के देख लेना। मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको रास्ता दिखा दिया, मेहनत आपको करना है। ये सब जो भी मैंने 4-5 एग्जांपल दिए केसेस का, हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा जजमेंट नरीमन साहब के द्वारा दिया गया है, आरएफ नरीमन साहब के द्वारा दिया गया है। तो ये जो 4-5 केसेस के बारे में हमने जिक्र किया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी ड्यू से ही पढ़े हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है। ड्यू एक बार पूछ दिया था, मैंने आपको बताया था कि एलएलबी के सिलेबस में कितने पेपर होते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, हम तो वैसे ही इन्वेस्ट करेंगे। तो बस इतना ही था, थोड़ा सा मोटिवेट भी होइए कि जब आप जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए कि वहीं से पढ़ करके, ये कहीं और से नहीं पढ़े, वहीं से पढ़ करके लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, तो अभी कर सकते हैं। गांव वाले हमारे बोलते थे जब मैं शुरुआत किया पढ़ाई एलएलबी कि लॉ तो सब कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता लॉ करता है। उन्हें क्या पता कि ड्यू क्या है, उनको कोई आइडिया नहीं है। आज कोई दिक्कत हो जाता है तो 4 बार फोन करेंगे, भाई ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर को अपने आसपास नहीं आने दें, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए। बाकी आपका जो रिवीजन है वो कैसा चल रहा है, रिवीजन कैसा चल रहा है, बताओ भाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर।
ठीक चल रहा है? ठीक है सर। आप सारे लोगों का मार्क्स ठीक आ रहा है, कुछ लोगों को छोड़ करके। मैं यार बोल सकता हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं मोटिवेट क्या ही करूँ। लेकिन यदि आप रिवाइज ढंग से नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिवीजन को एकदम लास्ट दिन तक रखना है। अगला कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है, किसी को भी 150 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। 50 क्वेश्चन है यार, हर चीज मैंने पढ़ाया है। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो जानबूझ करके मैं डालता हूँ ऐसा चीज जो आपको परेशान करे, आपका समय ज्यादा वो एग्जॉस्ट करे, वो जानबूझ करके डालता हूँ। उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 4-5 क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं आप, यदि नहीं बन रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो भी बन जाएगा। तो अगले क्लास में, अगले टेस्ट में 150 से कम नंबर किसी का नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए। बाकी कम ड्यूरेशन में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं क्लास ऑर्गेनाइज करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक तरीके से शेड्यूल करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा ज्यादा लीगल काम आजकल आ गया है, तो वो चीज है। बाकी आपके लिए मैं क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ करंट इवेंट का, 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास का होगा। हो सकता है इंस्टॉलमेंट में मैं आपको दे दूं, पहले हम 50 क्वेश्चन दे दें, 100 क्वेश्चन दे दें, इस तरीके से। और उसको आपको अच्छे तरीके से करना है। मुझे बहुत मेहनत लग रहा है, मैं खुद ही कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही बना रहा हूँ उसको। तो आप उसको जरूर अच्छे से करेंगे, कुछ दिनों में आपको डिलीवर फर्स्ट राउंड का मैं कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर तो वो पीडीएफ में आएगा या फिर वीडियो में? सारा चीज हमारे एप्लीकेशन पे जैसे टेस्ट हो रहा है ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आपको वहां से जैसे टेस्ट का आप देखते हैं वो आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे टेस्ट है वैसे ही क्वेश्चन बना के दे दूंगा, टेस्ट नहीं लूंगा, आप जाकर के चेक कर देना या टेस्ट दे देना, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन उसी फॉर्म में रहेगा, बाद में उसको करके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है? एडवांस क्लास के अंदर आता है टेस्ट? टेस्ट जो है एडवांस क्लासेस के अंदर ही है आपके लिए, और क्रैश कोर्स वाले के लिए अलग से मैंने कर दिया है। आपका सारा जहां जिसका जैसे पहले बेसिक वाले का टेस्ट हमने लिया, बेसिक क्लासेस के अंदर ही है, वो एडवांस क्लासेस का ले रहा हूँ, वही होगा। फिर आगे जो ज्वाइन करेंगे, ये कोर्स को मैं ऐसा कोर्स बनाना चाहता हूँ जो कि गरीब से गरीब बच्चा भी आकर के कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आने वाले समय में आप लोग को तो नहीं करा पाया, अब टाइम भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम क्लास 11th का भी एनसीईआरटी कवर करने वाले, तो जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी चीजें एड ऑन करते चले जाएंगे, और ये कोर्स बना रहेगा। जिनके पास पैसा नहीं है खर्च करने का, बड़ा कोचिंग ज्वाइन करने का, कोई अच्छी जगह से पढ़ने का, वो इसमें आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। और इस तरीके से कम हमें भी लगेगा कि कुछ ना कुछ नेशन के ग्रोथ में कुछ ना कुछ हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। बाकी और कोई बात नहीं। तो ये चीज लगातार हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम जब हो जाएगा तो हम क्लास 11th वाला भी क्लास शुरू कर देंगे और उसको कर लेंगे। और भी चीज धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही करता चला जाऊंगा इसमें। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात?